दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है घर वापसी। आधी रात होने को थी मगर अर्पिता का कहीं अता पता नहीं था। यह कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी ऑफिस के काम से उसे देर हो जाया करती थी तो भी मोबाइल किस लिए है। कितनी बार उससे कहा कि अपना मोबाइल ऑन रखा करे पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उसे अपनी ही चलानी होती है। कहती काम के बीच मोबाइल डिस्टर्ब करता है। मैं कहता खुद ही इतला कर दिया करो कि कब आ जाओगी ताकि मुझे टेंशन ना हो। जिस पर उसका जवाब बड़ा ही तल्लख होता, मेरे पास इतना समय नहीं है। जब परिवार के लिए समय नहीं है तब ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा भला। मैं उससे आखिर पूछ ही बैठता, कमा किस लिए रही हो आखिर तुम। मेरे लिए करियर पहले है और फिर परिवार। मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, तुम्हारी तरह नहीं, समझे। मैं तुम्हारी तरह बैंक की मामूली क्लर्क बनकर नहीं रह सकती और ना ही रहना चाहती हूँ। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। याद रखो, आज तुम जो भी हो वह मेरी वजह से हो। मैंने उसे याद दिलाना चाहा। मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया होता तो मामूली सी मैनेजर ही रहती। क्या सपोर्ट किया है तुमने। अर्पिता तैश में आ गई। 9 महीने मैंने अनुष्का को कोख में रखा है। इसके बावजूद हमेशा ऑफिस आती जाती रही, लगातार हर दिन। ज़रा सा संभाल लिया तो इतना एहसान जता रहे हो, यह भी कोई बात हुई भला। वह चिल्ला कर बोली। सुनकर मुझे आत्मग्लानि हुई। सिर्फ जन्म देने से ही कोई माँ नहीं बन जाता, बच्चे की परवरिश मायने रखती है। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने कितना समय दिया है अपनी बेटी अनुष्का को। समय देती तो आज इतने बड़े मुकाम पर नहीं पहुँचती। खुद को देखो, क्लर्क के क्लर्क रह गए, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर रुके हो। आज मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा कमाती हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अनुष्का को भी समय देना चाहिए, वह नहीं दिया है। ये तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब वह बड़ी हो चुकी है, तुम्हें अपने मन की बात बताना चाहती है, अपनी माँ से शेयर करना चाहती है। और एक तुम हो जो समय न होने का बहाना लगातार बना देती हो और उसके आसपास कभी भी नहीं होती हो। बहाने का रुपया नहीं मिलता मुझे। काबिलियत है मुझ में जो तुम में नहीं है। ऐसा क्यों नहीं कहते। अर्पिता के तेवर कुछ अलग ही थे और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्पिता ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। मुझे इसी बात का अफसोस होता। हर बात में वह मुझे ही नीचा दिखाने लगती। आए दिन इसी तरह से तू मैं होते रहती, जो मुझे बेहद बुरे लगते। सोचता बेचारी अनुष्का, उस पर भला क्या प्रभाव पड़ता होगा। जब भी हम दोनों के बीच इस तरह का वाद विवाद होता तो वह एक कमरे में जाकर सहमी सी चुपचाप बैठी रहती। अर्पिता हमेशा ऐसी कभी नहीं थी। हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से आपस में प्रेम विवाह किया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अनुष्का हुई तो उसके पालने की समस्या आई तो माँ को दिल्ली से बुला लिया गया। वही अनुष्का को संभालती थी। जब वह 10 साल की थी तब माँ चल बसी। उसके बाद आया के भरोसे ऑफिस जाता। मैं तो समय से घर आ जाता मगर अर्पिता पहले से अब ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगी। कभी शाम 7 बजे तो कभी 8 बज जाते उसे घर आने में। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। चलो हो जाता है, आखिर ऑफिस का मामला है। मगर अब तो हद ही हो गई। घर के प्रति बिल्कुल बेखबर हो गई। तुम हो ना, सुनकर मेरी भुकुटी तन गई। जवाब देने का यह क्या तरीका है। और कैसे दूँ, तुम्हारे पैर पड़ूँ। चाहते क्या हो तुम। यह संस्कारी लोगों के लिए है। जब तुम्हें माँ का फ़र्ज़ पता ही नहीं है तो पैर भला क्या पकड़ोगी। कुछ भी कहो, माँ तो मैं उसकी हूँ ही, चाहे तुम कहो या ना कहो। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रही फ़र्ज़ की बात,
तो एक बात कान खोलकर सुन लो, आज अच्छे से बता रही हूँ। मैं अपने करियर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तुम चाहते हो कि मैं बच्चों की फ़ौज खड़ी कर दूँ? तुम हमेशा मेरे कथन का गलत अर्थ लगाती हो। मैं खूब समझती हूँ क्या कहना चाहते हो तुम। तुम्हें बेटा चाहिए ना? नहीं, बस यही चाहता हूँ कि तुम अनुष्का को अपनी बेटी समझो और उसे थोड़ा सा समय दे दो। उसके लिए क्या करना होगा भला? मैं भी तो सुनूँ ज़रा। अर्पिता का लहजा व्यंग्यात्मक था। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अनुष्का को अपनी कमी ना खलने दो और उसे अपना समय दो, नहीं तो एक दिन हाथ मलने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा शेष तुम्हारे पास। वह संभव नहीं, उसके लिए तुम हो यह काफ़ी है। मेरे पास समय नहीं इस वक्त। अनुष्का बड़ी हो रही है, वह दोनों के तल्लक संवादों का उस पर बुरा असर पड़ रहा है। जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती तब उसका मुरझाया चेहरा देखकर मेरा मन पीड़ा से भर उठता है। कितनी अभागिन है मेरी बेटी, वह जिसके माँ नहीं बल्कि पैसा कमाने वाली मशीन मिली है। एक रोज़ ऑफिस से देर से आते ही वह बोली, मैं 3 दिनों के लिए सिंगापुर जा रही हूँ। अकेले जा रही हो? नहीं, मेरे साथ राजन सर जा रहे हैं। राजन अर्पिता के बॉस थे। राजन की पत्नी का पिछले साल ही देहांत हुआ था। अब वह अकेले थे। उनके 2 बच्चे थे। वे काफ़ी तेज़ और होनहार अधिकारी थे, लेकिन वे अकेले थे। क्या उनके साथ तुम्हारा जाना उचित होगा? मेरे सवाल पर वह बुरी तरह से तिलमिला गई और फिर से गुस्से में आ गई। उसने मेरे सवाल का जो अर्थ लगाया वही मैं चाहता था। ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया और एक तुम हो जो अब भी वही दकियानूसी सोच में डूबे रहते हो। तुम फालतू की बातें सोचते रहो, भला इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और चला जाएगा, वह आगे बढ़ जाएगा और मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इज़्ज़त भी कुछ होती है। मेरी इज़्ज़त को क्या होगा? कहना क्या चाहते हो? मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ, बनो मत। वह तो समय बताएगा। अर्पिता गुस्से से वहाँ से चली गई। मैंने यही उपेक्षा की थी उससे। अनुष्का एक कमरे में बैठी सुबक रही थी। पापा, मम्मी को क्या हो गया है? अनुष्का 14 साल की हो चुकी थी। आगे पूछा, पापा, यह राजन अंकल कौन हैं? पहले सोचा टाल दूं, मगर अनुष्का से छुपाना आसान न था। आखिर वह बड़ी हो रही थी और समझदार भी हो रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ के बॉस, और कहकर मैंने चुप्पी साध ली। सिंगापुर से लौटकर आने के बाद अर्पिता बेहद खुश थी। बताने लगी कि कैसे राजन सर उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिन जिन पार्टियों से मैंने डील की उन सब ने हमारी कंपनी को बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑर्डर दिया है, इसलिए राजन सर बहुत खुश हैं। उन्होंने वहीं पर मुझे एग्जीक्यूटिव निर्देशक बनाने की घोषणा कर दी। न मैंने न ही अनुष्का ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जताई। उसने तंज कसा, होंगे भी क्यों, कहाँ बैंक का मामूली क्लर्क और कहाँ मैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। होश रखकर बात करो, कुछ भी बोलने का कोई तुक नहीं बनता। बहुत हो चुका, मैं चीखा। मेरा रौद्र रूप देखकर अनुष्का डर गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तुमने यह पद कैसे पाया है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। खोलकर मेरा क्या बिगाड़ लोगे भला, जाहिल कहीं के। हाँ, मैं हताश हूँ, इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा कमाती हो, बल्कि इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उससे मंजिल के नाम पर एक अंधा कुआं मिलेगा और तुम उसमें जाकर गिरोगी और उससे कभी भी उभर नहीं पाओगी। अर्पिता ने बातचीत का प्रसंग बदला।
सिंगापुर से तुम्हारे लिए एक वॉच लाई हूँ, बेहतरीन, कहकर उसने अपना सूटकेस खोला। जैसे ही घड़ी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई, मैंने उसके हाथ उसकी तरफ घुमाकर बोला, इसे रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपहार। तुम इस लायक हो भी नहीं कि तुम्हें कोई महंगे उपहार दे। अर्पिता का इतना कहना भर था कि मैंने अपने आप पर से नियंत्रण खो दिया। एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। जो मुझे इतने वक्त से करना था, आज मैंने कर दिया। वह बुरी तरह से बिफर पड़ी। जाहिल, गंवार, तुमने मेरे गाल पर चांटा मारा। अपनी औकात भूल गए तुम। हाँ, भूल ही गया था। अगर याद रहता तो कब का सुधार दिया होता और अब तक तुम्हें काफ़ी बार इस तरह का चांटा लगाया होता। तुमने मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अनुष्का यह सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं तेज़ी से चलकर उसके पास आया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। पापा पापा कहकर वह मेरे सीने से लिपट गई। मेरी बेचारी बच्ची। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। अर्पिता ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अंततः मुझे ही चुप होना पड़ा। सुबह हुई। हमेशा की तरह मैं ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। हम दोनों के बीच संवादहीनता की स्थिति बनी थी। हम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। अर्पिता बिना चाय नाश्ते के अपने समय से ऑफिस चली गई। उसके प्रमोशन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी ऑफिस में रखी गई थी। अनुष्का से बोलकर गई कि आज रात को देर हो जाएगी, उसका इंतज़ार नहीं करेगी। रात वह घर पर नहीं आई। रात 10 बजे के करीब अर्पिता का फ़ोन आया कि वह आज रात घर पर नहीं आ पाएगी। मैंने चुप्पी साध ली। क्यों नहीं आ पाएगी, यह जानने का मेरा अधिकार था, मगर उसने पहले ही फ़ोन काट दिया। इसके बाद कोशिश की पर सब बेकार रहा। 2 दिन से घर नहीं आ रही थी। पता किया तो पता चला कि वह किसी होटल में रह रही है। मैंने भी फिर से चुप्पी साध ली, यह सोचकर कि आखिर आएगी तो घर ही, आखिर कितने दिन होटल में रहती है। इस बीच अनुष्का को मैंने हर तरह से संभालने की कोशिश की। मेरी बच्ची का बुरा हाल था। वह उम्र के उस पायदान पर थी जहाँ समझदारी तो थी पर उम्र का तजुर्बा नहीं था, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं ऑफिस से आता तो उसे भरसक कंपनी देता, उसे हमेशा नई नई सीख देता ताकि वह इस परिस्थिति में घबराए नहीं। 1 हफ्ते बाद वह घर आई। बाहर उसकी कार खड़ी थी जो शायद डायरेक्टर बनने के बाद उसे कंपनी से मिली थी। आते ही अपने सारे कपड़े और अपने गहने समेटने लगी। मैं हैरान था। कहाँ जा रही हो? मैंने उससे पूछा। हम दोनों का निभाव अब इस घर में नहीं हो सकता, अर्पिता का जवाब था। मैं समझा नहीं। उसने चेहरा मेरी तरफ उठाया। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे अर्पिता से यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता था कि इस तरह कैसे चलेगा और आखिर कब तक। अनुष्का के बारे में भी सोचना ही पड़ेगा। अर्पिता का रवैया एक तरफा था। उसे अपने आगे कुछ नहीं सूझता था। उसे मुझसे नफ़रत हो सकती थी, मगर माँ होने के नाते अपनी औलाद के प्रति इस तरह सौतेलापन होना मेरी समझ से परे था। आखिर कर क्या रही थी वह? अपनी बेटी का क्या करोगी? अब वह 15 साल की हो चली है। बेटी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी तो शायद कुछ लगती ही नहीं। अर्पिता ने तंज कसा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। सीधी सीधे तरह बता दो। ठंडे दिमाग से सोच कर बताना। अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, समझे तुम? मैंने मन बना लिया है, अब उससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं नहीं चाहता था कि यह सब अनुष्का को
माँ के साये से वंचित रहना पड़े। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अर्पिता जैसे रहना चाहे वैसे रह सकती है, मगर केवल तलाक ना ले ताकि हमारी बेटी अनुष्का को कोई तकलीफ़ ना हो। जब काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा तो कहा, अनुष्का का क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? यह फैसला अनुष्का पर छोड़ दो। अर्पिता बोली, उसे तो माँ बाप दोनों चाहिए, मगर मुझे तुम जैसा पति नहीं चाहिए। मान लो अनुष्का तुम्हारे साथ रहना चाहे तो क्या तुम उसके साथ न्याय कर पाओगी? माँ हूँ, कोई सौतन नहीं। वह गुस्से में बोल पड़ी, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई सौतेला बाप आ गया तब? सौतेला बाप? अर्पिता चिढ़ गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई। तुम पुरुष होकर सौतेली माँ ला सकते हो, तो मैं क्यों नहीं सौतेला बाप ला सकती हूँ? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अगर वह मेरी तरह महत्वाकांक्षी, समान विचारों और उद्देश्य वाला होगा तो हर्जी क्या है इसमें भला? एक तरह से अर्पिता ने मन बना लिया था कि वह अब अकेली नहीं रहने वाली है। बच्चों को माँ बाप दोनों चाहिए। बच्चों को माँ से अतिशय लगाव होता है, मगर यहाँ तो उल्टा ही मामला था। बाप बेटी के लिए मर्मांतक पीड़ा से गुजर रहा है, वहीं माँ इन सब से बेखबर अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने में व्यस्त है। ऐसी निष्ठुर माँ मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। पापा, आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं? उन्हें हो क्या गया है? अनुष्का सुबक रही थी। तुम ही समझा कर देख लो बेटा, मैं तो हार गया हूँ। मैं लगभग रुआंसा हो गया। मम्मी, आप समझना क्यों नहीं चाहती? तलाक लेकर आपको क्या हासिल होगा भला? मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं रहना चाहती, बस यही चाहिए मुझे। हम दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है, जो मुझसे अब एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं। मुझे यह कहते शर्म आती है कि वह एक बैंक का मामूली क्लर्क है। क्लर्क तो पहले भी थे, तब आपने कैसे शादी की उनसे भला? मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आगे देखती हूँ। गंवारों की तरह पीछे देखना मेरा स्वभाव नहीं। पीछे तो मैं भी हूँ। उसने कहा, अनुष्का। अर्पिता लगातार और ज़ोर से चीखी, तुम्हें नहीं रहना है तो मत रहो मेरे साथ। नहीं रहूँगी मम्मी। डबडबाई आँखों से इस बार अनुष्का भी ज़ोर से चीखी। अनुष्का का दृढ़ निश्चय देखकर मैं चकित था। क्या? अर्पिता विस्फोरित नेत्रों से उसे देखने लगी। मैंने हमेशा पापा और दादी का ही प्यार पाया है, आपका प्यार कभी नहीं पाया। आपका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। इस बीच अर्पिता ने विदुर राजन से शादी कर ली और हमारी बेटी पत्रकारिता की डिग्री लेकर एक बड़े न्यूज़ चैनल की पत्रकार बन गई और उसी की पसंद के लड़के से उसकी शादी तय कर दी थी। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। अनुष्का को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ नैतिक रूप से भी सबल बनाया था मैंने। रस्म की अदायगी चल रही थी कि तभी फाटक के सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। देखा, एक महिला उतरकर आ रही थी। मुझे पहचानते देर न लगी कि वह मेरी पहली पत्नी अर्पिता थी। सबकी नज़र अर्पिता पर थम गई। अर्पिता अनुष्का की तरफ बढ़ी। उसको आगे बढ़ता देखकर उसके करीब मेहंदी लगाने वाले लोग वहाँ से हट गए। वह अनुष्का के करीब आई। आते ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बहन से रहा न गया। मेरी तरफ देखते हुए बोली, यह यहाँ क्यों आई है और आज का दिन खराब करने के लिए? अपनी बेटी से मिलने। अर्पिता के मुख से यह सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा और ना ही उसकी उपस्थिति अच्छी लग रही थी। नया आशियाना बनाते हुए बेटी का ख्याल नहीं आया। मेरा स्वर तल्लख था। 10 साल बिन माँ के उसने काटे। कितने मुश्किल भरे दिन थे वे। मैंने किसी तरह खुद को तो संभाल लिया था और
अनुष्का को भी संभालने लगा, पर समझाता कैसे? वह तो बच्ची थी, अक्सर एकांत में बैठकर तुम्हारी याद में आंसू बहाती रहती। एक पिता माँ की जगह कभी नहीं ले सकता। कहते कहते मेरा गला भर आया। आसपास सभी की आंखें नम थी। मेरे बड़े भाई ने मुझे संभाला। मुझे देखकर अनुष्का का भी दिल भर आया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अर्पिता बोल रही थी। मैंने कहा, छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अब ये बताओ। मैं मूल विषय पर आया। मैंने नौकरी और राजन दोनों को छोड़ दिया है। राजन को छोड़ दिया? वह तो तुम्हारा पति है, क्या उससे भी नहीं निभी तुम्हारी? मैंने उससे देखकर तंज कसा। अब बस भी करो। अर्पिता का गला बिंद गया। अर्पिता को शर्मसार होते अनुष्का को देखा न गया, जो वह उसकी माँ थी। आज और कल में बहुत फ़र्क था। आज वह कमज़ोर और लाचार दिखी। राजन से मेरा तलाक हो गया है, कहकर वह चुप हो गई। मैं घर वापसी करना चाहती हूँ, उसने कहा। हम अब पति पत्नी तो हैं नहीं, फिर किस घर से तुम इसे अपना घर कह रही हो? मेरे प्रश्नों का बिना जवाब दिए वह उठी। भरे कदमों से चलकर बाहर का रुख करने लगी। फाटक के पास पहुंची ही थी। इस बीच अनुष्का विनती करते हुए बोली, पापा, मम्मी को रोक लीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आना चाहे तो उसे भूला नहीं कहते। वो आखिर मेरी माँ है। कहाँ जा रही हो? स्त्री का कोई घर नहीं होता, मगर माँ का तो होता है ना। आज से तुम एक माँ की हैसियत से यहाँ रहोगी। अनुष्का पीछे से बोली, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कहती हुई अनुष्का ने माँ और पिता दोनों को साथ मिला दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।